जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सस्मोदे सर। और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियो आपको मिलता रहे और हमें भी अच्छा लगता रहे। चलो, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं गणित, है ना, अध्याय 1 कक्षा 10वीं गणित। और पाठ का नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है मैंने सारा की सारा पढ़ा दिया है। यदि पहली बार ये वाला वीडियो देख रहे हो तो जाके पहला वीडियो देख लेना, क्योंकि मैंने सारा वास्तविक संख्या क्या होती है पूरा बेसिक चीज पढ़ाया है। चलो, आज हम बात करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 1 से 3 तक मैंने सारा की सारा पढ़ा दिया है, जितने उदाहरण थे वो भी पढ़ा दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, पहले तो प्रश्न को समझो आप। ठीक है, HCF, ये है HCF, आपको दिखाई दे रहा है HCF क्या होता है, महत्तम समावर्ती, ये मैंने पढ़ा दिया है। तो HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। देखो, 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। ये समझना आपको, है ना, कि HCF कोष्टक में लिखा हुआ आपके प्रश्न में 306 और 657, यानी इनका HCF निकाल के रख दिया है। और HCF कैसे निकालते हैं मैंने वो भी आपको सारा की सारा पढ़ा दिया है ना, ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, तो HCF 9 दिया है और एलसीएम, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। देखो, मैंने पिछले प्रश्न में 3 में संख्याओं का एलसीएम भी और HCF भी निकालना सिखाया था। देखो, इसमें HCF तो दिया हुआ है, लेकिन इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। संख्या दोनों एक जैसी है, तो एक जैसी संख्याओं का एलसीएम भी निकलता है और HCF भी निकलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हल, पेन चेंज, हल दिया है। क्या क्या दिया है, तो दिया है HCF बराबर कितना दिया हुआ है, 9। ठीक है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात करना है हमें, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको एक सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक सूत्र होता है इसका, मैंने आपको समझाया था कि सूत्र लिख देता हूं, आपकी किताब में सूत्र दिया हुआ है। A गुणा B बराबर होता है एलसीएम, यानी फिर HCF कर लो कुछ भी, HCF बराबर गुणा एलसीएम। इसका अर्थ आप समझ रहे हो। कहने का मतलब यही है कि कोई दो संख्या दी हुई हो, यानी ये दो संख्या का गुणा करने पे और इनका एलसीएम और एलसीएम जो निकला, उन दोनों का गुणा करने पे दोनों का मान एक जैसा आना चाहिए। देखो, मान लो ये कोई दो संख्या है। ठीक है, ये दो संख्या, इसका गुणा किया और इन संख्याओं का ये कोई एलसीएम और HCF आया। ठीक है, इन इसका भी गुणा करा और इसका भी गुणा करा, तो बराबर इधर भी 12 आया और इधर भी 12 आया। तो यही इसका सूत्र का मतलब यही होता है कि जांच हो गई, यानी हमारा HCF सही जाता है। जब हमने एलसीएम और एलसीएम निकला वो हमारा सही होता है ना। तो एक जांच का सूत्र था, तो आपको हल करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि a बराबर कितना है, कोई संख्या, ये दोनों क्या है, और भी ये संख्या है। a 306 और b 657, बस इतना करना, प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, दिया है HCF 9, एलसीएम ज्ञात करना है। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या क्या है, b माना उसको 657 है। तो a और b क्या है, दो संख्या है। तो a और b पे दो संख्या का मान रख दो, 306 गुणा b कितना है, 657। ठीक है, बराबर HCF कितना दिया है, 9, तो 9 रख दो यहाँ, ये HCF के स्थान पे 9, गुणा है तो गुणा लगाओ। HCF कितना दिया हो, तो एलसीएम हमें तो ज्ञात करना है। समझ में आया आपको ये वाली लाइन, हाँ आ गई होगी। देखो, A और B, तो A के स्थान पे 306, B के स्थान पे 657, ये लिख, बराबर है तो बराबर। HCF कितना दिया हो, तो HCF 9 दिया है, तो 9 HCF के स्थान पे 9 लिखा, फिर गुणा है तो गुणा, एलसीएम कितना है ज्ञात करना है। अब आ जाएगा। देखो,
अब क्या करते हैं कि ये 9 को हम इधर लाएंगे, पक्षांतर यानी बराबर की इधर आएगा, और गुणा में है तो बटे में आ जाता है। अब याद रखना, आपने छठी से आठवीं तक, 9वीं 10वीं में सीखा होगा, सॉरी 9वीं तक सीखा होगा कि जब भी कोई संख्या बराबर की उधर गुणा में हो और इधर आती है, दाएं से बाएं आएगी, तो गुणा में था तो बटे में हो जाता है, यदि भागित में था तो गुणा में आ जाता है ना। कैसे देखो, 306 जैसा क्या वैसा उतारो, गुणा 657 जैसा था वैसा की वैसा उतारो। क्यों उतारे? क्योंकि हम इसको इधर लाएंगे, बटे का चिन्ह लगाओ, क्योंकि ये गुणा में, इस एलसीएम के साथ में गुणा में है, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाता है। यही कहलाता है कि बराबर की इधर आना उधर जाना। जैसे ये गुणा में था तो बटे में आ गया, यदि ये इसको हम उधर वापस ले जाएंगे तो इधर गुणा में हो जाएगा, है ना। अब हमें ले जाना नहीं है। इधर क्या बचा? एलसीएम, ठीक है, बचा एलसीएम बचा है। 9 कहाँ गया? बटे में आ गया। ये जैसा था वैसा कि वैसा उतारा, और ये गुणा में था तो बराबर इधर आया तो बटे में चला गया। यदि भाग में होता तो गुणा में आ जाता, ठीक है। तो ये बटे में आया, यहाँ से इसको यहाँ लाए, बचा एलसीएम। अब देखो, काट देते, काटना यानी भाग करना है ना। 9 को 306 से काट दो तो 9 एकम 9, और 30 को ले लो, क्योंकि 3 छोटा है तो एक संख्या बढ़ा लो 30। तो 9 का पहाड़ा ऐसे बोलो, 30 से ज्यादा नहीं जाए, कम चलेगा, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 3 बार में कटा, तो 3 बार कटने में कितना है? 27 आया, लेकिन ये 30 था, तो 30 होने में कितना बच गया? 27, 28, 29, 30, 3 बच गया ना। तो ये 3 6 को दे दो, ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाता है ना। अब 9 चौक 36 हो जाएगा यार, 4 बार में कट गया, तो ये कितना हो गया? ये 34 बार में कट गया है, ठीक है। कितनी बार में कटा है? 34 बार में कट गया। यदि ऐसा नहीं आए तो कुछ नहीं करना है, 306 इधर लिखना है, और 9 से इसको भाग कर दो, 9 तिया 27 है ना, 27 घटाया तो 3 बचेगा, ठीक है। अब ऊपर से 6 उतारा, फिर 9 चौक 36, जैसे शेषफल 0 आया यानी हमारा भाग पूरा पूरा लग गया। पूरा पूरा भाग लगता है तभी संख्या कटती है, और दोनों संख्याओं को एक ही संख्या से काटना है। जैसे 9 से हम दोनों को काटे, ऐसा नहीं कि इसको 3 से काट रहे हो तो इसको 2 से काट दो, ऐसा नहीं। इसको 9 से काट रहे हो तो इसको भी 9 से काटो, काटो यहाँ फिर भाग लगाओ। 34 आया कि नहीं आया? और यहाँ भी 34 आया। तो अब जो बच गई है उन संख्या को लिख लो। इधर कटने के बाद कितना बचा? 34। चलो 34 लिखा, फिर गुणा 657 बचा, चलो 57 लिख लिया। अब बटे में तो कुछ एक है तो लिखते नहीं, इधर क्या चल रहा है? एलसीएम। आप देखो, इन दोनों का गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। कैसे गुणा करो देखो, 657 में 34 का गुणा कर दो, है ना। 28 चौक 28 तो 8, सिल्का 2, फिर 4 पंजे 20, 21 22, सिल्का 2, फिर 24, 24, 24 25 26, 26। अब इसका 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21, सिल्का 2, फिर 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15, 15 16 17, 17 का 60, सिल्का 1, फिर 18, 18 और 1 19, जोड़ दो, 8 3 और 7 13, सिल्का 1, 9 10 11 और 12, सिल्का 1। उत्तर आ गया हमारा। क्या आया उत्तर हमारा? 22, 33, 33, 28। ये एलसीएम आ गया, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया है, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं हम, प्रश्न 5 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 4 आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आपको मिक्स तो नहीं लग रहा ना? पहली लाइन, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, ठीक है। ये उत्तर हो गया हमारा आंसर। इसको देखते हैं। प्रश्न 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती के अंक। प्रश्न को समझना है, जांच करना है। किसी प्राकृत संख्या, कोई सी भी प्राकृत संख्या, जैसे n के लिए, n क्या एक प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं ना। तो प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त है क्या, या फिर हो सकते हैं क्या? प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई सी प्राकृत संख्या ले लो, है ना, कोई सी प्राकृत संख्या ले लो, और 6 की घात n के स्थान पे कोई सी भी एक प्राकृत संख्या या अंक ले लो, और उसकी घात में जो गुणा करने पे इकाई अंक 0 पे समाप्त हो रहा है क्या नहीं,
आपको प्रश्न हल करूंगा समझ में आ जाएगा ना। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई सी प्राकृत संख्या ले लो जहां n एक प्राकृत संख्या है और इस n की स्थान पे एक घात रख के देखो, दो घात रख के देखो, तीन घात के अनंत, और कैसी होना चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए। और इनका जब जैसे 6 की घात 2 है, इसको गुणा करने पे इकाई अंक पे 0 आता है क्या, तो नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। तो प्रश्न यही बोल रहा है। तो देखते हैं इसको हल करके। हल n जहां प्राकृत संख्या है, n जहां क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। n यानी गिनती के अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एक गिनती के अंक किससे स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है ना, तो उससे n से प्रदर्शित करते हैं, नेशनल नंबर, ठीक है। तो n जहां प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या लिख लो आप यहाँ पे। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अनंत, ठीक है। ये प्राकृत संख्या हमने लिख ली। अब देखो लिखने के बाद हमें 6 की घात n पर रखने पर, आप मान रख के देखो, यानी ये संख्या रख के देखो, तो 6 की घात 1 रख के देखते हैं पहले, तो क्या आएगा, 6 गुणा 1, तो 6 आया, इकाई अंक 0 नहीं आया। अब 6 की घात 2 रख के देखो, तो 6 गुणा 6 में 6 का गुणा पर कितना आएगा, 36, इकाई अंक आया क्या, 6 आया। यानी अगली संख्या चेक करके 3 रख के देखो 6 के स्थान पे, 6 गुणा 6, 36, और 36 में 6 का गुणा करो तो 36, 6, 3 छिलका, फिर 18, 19, 20, 21, 216 है ना, 216 आया। 216 भी क्या है, देखो इकाई अंक पे 6 है, यानी हम लिख सकते हैं कि अतः 6 की घात n अंक पर कभी भी समाप्त 0 पर समाप्त नहीं होता है ना। अतः संख्या 6 की घात n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। आप बढ़ते जाना आगे, निरंतर देखते जाना है ना। 3 तक मैंने निकाल दिया है, आगे और आप चेक करते जाना, नहीं निकले कभी भी नहीं आएगा 0 अंक, इकाई अंक पे यहाँ पे 0 नहीं दिखाई देगा आपको, है ना। देखो 6 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ये, ठीक है। आपको प्रश्न 5 समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम देखेंगे प्रश्न 6, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 6 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका उत्तर मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ना, नीचे जगह नहीं थी, जगह में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसका उत्तर ऊपर देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 6 को समझना है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या, देखो ये भी क्या एक संख्या है ना, ये संख्या, इसको तोड़ के रख दिया, यानी अभाज्य टुकड़े कर दिए, तो ये भी कोई संख्या है। और ये संख्या भाज्य संख्या है क्या, यानी व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 भाज्य संख्या है क्या। और मैंने आपको बता दिया कि भाज्य क्या होती है, जो 2 के पहाड़े में आ जाए, यहाँ पे जिसका 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए वो भाज्य होती है ना। 2 के पहाड़े में नहीं, जैसे भाज्य संख्या किसी के पहाड़े में भी आ जाए, मैंने आपको 2 का बोला, लेकिन 3 के पहाड़े में भी आ जाए, यानी किसी के पहाड़े में आ जाए, उसे भाज्य कहेंगे। और ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, खुद और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा, है ना। जैसे देखो, पहले तो आप इसको समझिए कि संख्या कैसे है। देखो जैसे 16 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या मैं इसको गुणा करने पे वापस 16 मिलेगा हमें, बिल्कुल मैं 2 दूनी 4, 4 दूना 8 दूनी 16। तो इसको यदि मैं 16 नहीं लिखूं तो ये भी क्या है, एक 16 संख्या है, तो ये भी क्या एक संख्या है ना, ये भी एक क्या है, संख्या है।
ठीक है। तो ये भी क्या है, एक संख्या है, और ये भी क्या है, एक संख्या है। ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, इसके टुकड़े कर दिए है ना, जैसे मैंने 16 के टुकड़े कर दिया ना। ठीक है, तो ऐसा भी ऐसा क्या है, एक संख्या है ये भी ना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, संख्या है जो कि इसके टुकड़े करके रखे हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों भाज्य संख्या है कि अभाज्य है। चलो चेक करते हैं इसका। इधर हल लिख देता हूं। प्रश्न 6, प्रश्न 6 हल। पहले तो आप देखो भाज्य क्या होता है। भाज्य जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य कहलाएगा। ठीक है, भाज्य कहलाता है। जैसे देखो, दो या दो से अधिक, जैसे एक गुणनखंड, दो गुणनखंड और तीन, जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी तीन गुणनखंड होंगे। ठीक है, जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड, यानी तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, पांच भी हो सकते। मैंने तीन तक लिख दिया है क्योंकि तीन गुणनखंड आए, समझ जाओ कि ये क्या है, भाज्य संख्या। कैसे देखो, जैसे चार के देखो, या फिर छह के देखो आप, या फिर 12 का देख लो, कोई संख्या है तो इसकी गुणनखंड नहीं। ये देखो कितने गुणनखंड आए, एक दो तीन, तो 12 के तीन गुणनखंड आए, मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और ये किसी के पहाड़े में भी आ जाएगा, तीन के पहाड़े में भी आ रहा, दो के पहाड़े में भी आ रहा, तो क्या है, ये भाज्य है ना। ऐसा कि ऐसा अभाज्य क्या होता है, अभाज्य जिसके सिर्फ सिर्फ यानी फिक्स है ना, सिर्फ दो गुणनखंड, गुणनखंडों अभाज्य कहलाता है। जैसे देखो, एक गुणनखंड और दो, ये भाज्य। जैसे देखो कोई संख्या ले लेते हैं, पांच क्या है, एक भाज्य, अभाज्य सॉरी अभाज्य। देखो इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, पांच, एक, मान लो दो ले लो, या फिर तीन भी ले लो, तो क्या है, दो ही गुणनखंड है, पांच का एक और दो गुणनखंड, इसके भी एक और दो। तो ये किसी के पहाड़े में नहीं आते अभाज्य, और ये किसी के पहाड़े में आ जाते। गुणनखंड कैसे निकालोगे, जैसे 12 का हम निकाल, ऐसा है ना, दक्षिण 12, दो दिया 6, और तीन एकम तीन, 12 का। और पांच का कैसे निकलेगा, अभाज्य है तो क्या, पांच एकम पांच, खत्म हो गया है ना। तो ऐसे टुकड़े निकालते हैं। चलो इतना आपको समझ में आया होगा। इसी तरह इसको चेक करेंगे, तो पहली संख्या क्या है, देख लो। पहली पहली संख्या क्या है, ये बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 है ना, प्लस 13, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या ये रही, तो दूसरी संख्या क्या है, प्रश्नों को अच्छे से समझना है, क्या बोल रहा है प्रश्न। इसको देखते, इसको लिखो। दूसरी संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5, ये दूसरी संख्या दी हुई। ठीक है, ये 5। अब इसको हम चेक करेंगे कि भाज्य है कि अभाज्य है। तो पहले पहली संख्या उठा के हल करते हैं हम। पहली संख्या उठा के करते हैं, पहली संख्या को चेक करें, भाज्य है कि अभाज्य है ना। पहली संख्या लेते हैं, पहली संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये पहली संख्या। इसको चेक करना है कि भाज्य है कि अभाज्य है, ये टुकड़ों में है। तो एक काम करते हैं हम, देखो आपको प्लस का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब भी संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, तो ये क्या हो, दो पद में बांट देता है। जैसे एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, है ना, ये ध्यान देना आपको।
ये तो गुणा है तो गुणा नहीं बांटते, लेकिन कोई चिन्ह यदि प्लस और माइनस का ऐसा दिख जाता है तो समझ जाओ इनके दो पद हो गए हैं। तो देखते हैं दो पद आप कैसे हल करेंगे। दोनों पद में देखो इधर भी 13 है इधर भी 13 है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो चीज दोनों में मिल जाए, दोनों पद में। ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है। तो इसमें हमें 13 दोनों तरफ दिख रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, है ना। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों ऐसी चीज जो दोनों में मिलती हो, 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, दोनों में, तो उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं ना। तो इसको कॉमन, कॉमन कैसे ले, देखो 13 को हमने कॉमन बाहर ले लिया। अब क्या बचा इधर 7 गुणा 11 गुणा, इधर 13 है और निकल गया तो एक छोड़ जाता है ना, तो गुणा में एक नहीं लिखे क्योंकि 11 एकम 11 वापस वही हो जाता है, लेकिन प्लस में एक लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फिर इसका वैल्यू बढ़ जाता है। गुणा में एक कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि 11 एकम 11 ही हो जाता है, इसलिए मैंने प्लस एक इसको रखना पड़ेगा क्योंकि 13 एक बार में बाहर हो गया फिर प्लस एक बचा, ठीक है। देखो आप क्या करते हैं, गुणा कर दो, कोष्टक के अंदर पहले गुणा होता है। तो देखो गुणा कैसे, 11 7 77 है ना, और प्लस क्या है, ये एक है, 11 7 77 और एक लिख लेते प्लस एक बार में, और देखो अब 77 और एक 78 हो जाएगा, है ना 78। तो इसको गुणा में लिख ले, बिल्कुल कोष्टक मतलब गुणा में, ये 7 और एक 77 और एक 78, दो ही गुणनखंड बने। लेकिन देखो इसके भी कहीं ना कहीं टुकड़े हो जाएंगे, तो हम 13 के टुकड़े करके 3 गुणनखंड रूप में लिख लेंगे, तो 13 बड़ा हो जाएगा, ज्यादा जाएगा, तो हम 13 का ही टुकड़े करके देख लेते हैं। और 13 का देखो टुकड़े करेंगे हम तो 13 एकम 13 यानी 13 के टुकड़े क्या आएंगे, 13 गुणा एक, 13 गुणा एक यानी यहाँ पे एक, यानी 3 गुणनखंड बन गए हैं। और 3 गुणनखंड होते समझ जाओ ये क्या है, भाज्य है। 3 गुणनखंड बन गए ना। आप सोच रहे हो कि सर 13 तो अभाज्य है, तो फिर इसको भाज्य क्यों बोल रहे, देखो समझते हैं। जैसे 3 और 7 ये दोनों क्या है, भाज्य है, क्योंकि गुणा में जब इसका गुणा करोगे ना आप 21 आएगा, और 21 क्या है, 3 के पहाड़े मारा 7 के पहाड़े मारा 3 7 21 7 या 21, तो ये भाज्य हो गया। लेकिन यदि सिंगल हो तो ये अभाज्य है 7, ये सिंगल सिंगल इसको पूछे तो ये क्या है, अभाज्य है ना। 3 क्या है, अभाज्य, लेकिन इसको हमने गुणा में लिख दिया है, और गुणा में लिखा है तो इसका जब गुणा करोगे आप तो 21 आया, और 21 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 और 7 गुणा में लिखते हैं तो ये भाज्य, भाज्य क्यों है, क्योंकि गुणा करोगे तो 21 मिलेगा। यदि सिंगल पूछे 3 और ये 7 ये अभाज्य है, लेकिन इसका जब गुणा होगा, अभाज्य संख्या को गुणा करते हैं तो भाज्य संख्या मिलती है हमें। देखो 3 और 7, जैसे 5 और 3 क्या है, भाज्य। कैसे भाज्य, देखो 5 या 15, लेकिन सिंगल 5 और सिंगल 3 ये क्या है, अभाज्य। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसलिए इसको हमने क्यों कहा भाज्य, क्योंकि 13 और 78 का जब हम गुणा करेंगे और जब एक संख्या कोई सी भी बनेगी तो भाज्य के रूप में आएगी, क्योंकि गुणा करने पे अब जो का भाज्य संख्या ही मिलेगी हमें, ठीक है। तो 3 टुकड़ा आ गए, और हमने पढ़ा है कि भाज्य जिसके 2 या 2 से अधिक टुकड़े हो, गुणनखंड हो। देख लो 1 2 3 गुणनखंड हो गए, हमने 13 के टुकड़े कर दिए। 78 के भी कर सकते लेकिन लंबा जाएगा, तो हमने 13 का ही कर दिया। और 13 और इसका सब आपस में गुणा करेंगे, देखो भाज्य संख्या मिलेगी क्योंकि 3 टुकड़े आ गए हैं। अतः पहली संख्या भाज्य है, ठीक है। चलो अब हम दूसरी संख्या पढ़ेंगे, इधर लिख देता हूँ दूसरी संख्या इधर, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा और प्लस 5, यही है ना, ठीक है। इसके भी दो पद बना लो, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, दो पद हो गए हैं। ये पद बनाना मत भूलना, चाहे प्लस का हो माइनस का हो, पद बनाना नहीं भूलना। और दो पद में देखना है कॉमन कौन है, इधर भी 5 इधर भी 5 है, तो 5 क्या होगा, बाहर हो जाएगा, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि कॉमन क्या चीज होती है। 5 को नहीं लिखना है क्योंकि 5 तो निकल गया, एक लिखो कि मत लिखो, बात है कि क्योंकि एक गुणा में वैल्यू कोई नहीं होता है ना, वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि 6 कम 6 हो जाएगा, गुणा 4 बचा 3 गुणा 2, इसको भी मतलब क्योंकि 2 एकम 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 5 गया बाहर तो एक छोड़ जाता है, तो ये एक, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो। 7 42 गुणा 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 प्लस क्या है 1,
ठीक है, कैसा करा, सचिन 42 फिर गुणा, क्योंकि हम जब इनका गुणा करेंगे इकट्ठा करें थोड़ा पहाड़ा इतना बड़ा नहीं थोड़ी आता आपको, इतना बड़ा पहाड़ा कहाँ से आएगा 42 का पहाड़ा, टाइम लगेगा आपको। तो मैंने क्या करा, 7×42 फिर गुणा 4×12, 4×12 और 12×24, इनको गुणा में लिखा, फिर आप फिर और गुणा कर लेंगे। देखो 42 में 24 का गुणा आराम से करना है ना, 4×2 8, 4×4 16, फिर गुणा है तो गुणा, 2×2 4 और फिर 2×4 8, जोड़ दो 10, छिलका 1, 8 9 और 10। देखो क्या आया, इन दोनों का गुणा करने पे क्या आया, 1008, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ। आप इन दोनों को जोड़ दो, कोष्टक के अंतर्गत है तो जोड़ने पे क्या आएगा, 1008 है तो इसको और एक 9 हो जाएगा। अब ये इसके 3 टुकड़े बना लो, है ना, 5 के टुकड़े कर लो। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया भाज्य बनाने के लिए, यानी टुकड़े यदि 2 ही टुकड़ा है 3 टुकड़े बना लो, 5 गुणा 1009 गुणा 1, है ना। और ये एक टुकड़े किसके आया, 5 का, है ना, 5 के टुकड़े आए। 5 के टुकड़े क्या होते हैं, ये होता है। तो ये भाज्य संख्या, आप बोलोगे सर 5 तो अभाज्य, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, जैसे 3 और 5 दोनों क्या है, भाज्य हो गया। गुणा करने क्यों क्या आएगा, 15, और 15 जो 5 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में आता है, यदि सिंगल है तो सिंगल में ये अभाज्य हो जाता है। इसलिए भी इनका जब गुणा करोगे ना, जो संख्या मिलेगी वो भाज्य रूप में मिलेगी। ये भी एक 3 गुणनखंड मिले, और हमने पढ़ा है कि 3 गुणनखंड हो तो क्या वो भाज्य कहलाती है, तो लिख दो अतः दूसरी संख्या भी भाज्य है। ठीक है, आपको प्रश्न 4 से 6 तक पढ़ा दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।